सबसे पहली हेडिंग लेते हैं बेटा टेस्टिस। अब देखो टेस्टिस के बारे में तुम पहले से क्या क्या जानते हो मुझे फटाफट से बता दो, अपनी कॉपी में जल्दी जल्दी से खुद से लिख लो। जितनी बार लिखोगे उतनी बार लिखने की वजह से बहुत स्ट्रांगली याद होता रहेगा और आपको याद होगा अपनी कॉपी में क्या लिखा था और आपकी लर्निंग स्ट्रांग होगी। ठीक है, टेस्टिस के बारे में तुम क्या जानते हो? टेस्टिस बेटा मेल का गोनड है, या फिर क्या कह सकते हो, टेस्टिस मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। इतना तो अब सबको याद है। यानी आप बोल सकते हो कि टेस्टिस पेयर्ड स्ट्रक्चर है। कितना पेयर है बेटा? वन पेयर एंड ऑफ कोर्स वन पेयर है, मतलब दैट इज 2 इन नंबर। ठीक है, अब हम क्या जानते हैं ऑलरेडी टेस्टिस के बारे में कि टेस्टिस एक मिक्स्ड ग्लैंड है। अब मैं सारे नाम नहीं लिख रही हूँ, हमने लास्ट स्लाइड में सब कुछ पढ़ लिया है, मिक्स्ड, कंपाउंड, कंपोजिट एंड हेटेरोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, अब हमने इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों बोला है? क्योंकि ये 2 प्राइमरी काम करता है। क्या करता है? टेस्टिस में होगा बेटा मेल गैमिटोजेनेसिस। टेस्टिस के अंदर क्या होगा? मेल गैमिटोजेनेसिस। और मेल का गैमिटोजेनेसिस यानी मेल का गैमीट बनेगा, और मेल का गैमीट क्या है? स्पर्म है। तो इसी मेल गैमिटोजेनेसिस को अब आप क्या कह सकते हैं? स्पर्मैटोजेनेसिस। स्पर्मैटोजेनेसिस यानी स्पर्म का जेनेसिस। स्पर्मैटोजेनेसिस मतलब नाम तोड़ लो, परेशान मत हो। स्पर्म का जेनेसिस, और ये स्पर्म क्या है? ये स्पर्म ही तो बेटा मेल का गैमीट है। तो मेल के गैमीट यानी स्पर्म के बनने को हम क्या कहते हैं? स्पर्मैटोजेनेसिस। तो तुम या तो मेल गैमिटोजेनेसिस बोल सकते हो और या फिर स्पर्मैटोजेनेसिस बोल सकते हो मेल्स में। जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, या फिर और क्या कह सकते हो इंग्लिश में इसको? सिंथेसिस। किसी चीज की फॉर्मेशन या सिंथेसिस को हम क्या वर्ड दे सकते हैं? जेनेसिस। कहीं पर भी जेनेसिस आए तो। दूसरा इंपॉर्टेंट काम बताइए क्या कर रहा है ये जो टेस्टिस है? एक तो मेल का गैमिटोजेनेसिस यानी स्पर्मैटोजेनेसिस कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है? दूसरा इंपॉर्टेंट काम रिलीज ऑफ मेल सेक्स हार्मोन्स। मेल सेक्स हार्मोन्स कहां पर से रिलीज होंगे? मेल सेक्स हार्मोन्स रिलीज होंगे टेस्टिस से। रिलीज ऑफ मेल सेक्स हार्मोन्स, ये होगा एंडोक्राइन पार्ट से, ये होगा एक्सोक्राइन पार्ट से, ये आपको पता चल चुका है। अब सुनो बेटा, ये जो मेल सेक्स हार्मोन्स है ना, कई सारे हार्मोन्स का ग्रुप होता है। ऑफ कोर्स एक कोई हार्मोन सिंगल हार्मोन नहीं होता, बहुत सारे हार्मोन्स का ग्रुप होता है। इस ग्रुप ऑफ हार्मोन्स को, ग्रुप ऑफ मेल सेक्स हार्मोन्स को कहते हैं एंड्रोजेंस। क्या कहते हैं बेटा? एंड्रोजेंस। एंड्रोजेंस मतलब मेल सेक्स हार्मोन्स। जितने भी मेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं उनके ग्रुप को कहते हैं एंड्रोजेंस। अब इस ग्रुप में यानी एंड्रोजेंस में यानी मेल सेक्स हार्मोन्स में बहुत सारे हार्मोन्स होंगे। हम एक सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन याद रखेंगे। कौन सा हार्मोन? सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन, दैट इज एग्जाम्पल लिख देते हो क्योंकि हम तो एक ही याद कर रहे हैं। इसका नाम है बेटा टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन is an example of एंड्रोजन और मेल सेक्स हार्मोन्स। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरॉन या एंड्रोजन वर्ड कभी भी आए तो आप समझ जाएंगे किसकी बात हो रही है? मेल सेक्स हार्मोन की बात हो रही है। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरॉन कहां से आता है? टेस्टिस से आता है। कहां से आता है बेटा? टेस्टिस से आता है। अब सुनो, टेस्टोस्टेरॉन तो आ गया, पर ये क्या करता है? आने के बाद ये क्या करता है? ठीक है, क्या पढ़ने वाले हम भाई? एंडोक्राइन पढ़ रहे हैं, हार्मोन्स के बारे में पढ़ रहे हैं बॉडी के। तो हमने बॉडी का एक और हार्मोन पढ़ा कि टेस्टिस से, गोनड से मेल की बॉडी में टेस्टोस्टेरॉन आता है। अभी तो तुमको एक काम बताया इसका कि बेटा ये जो मेल सेक्स हार्मोन्स आते हैं वही तो मेल के कैरेक्टर्स प्यूबर्टी पे डेवलप करते हैं और पूरी लाइफ उसको मेंटेन करते हैं। एक बार अच्छे से कैरेक्टर्स को डेवलप कराएंगे। ये हार्मोन बेटा आते प्यूबर्टी पे हैं, आने के बाद ये कैरेक्टर्स को डेवलप कराते हैं मेल और फीमेल की, और उसके बाद पूरी लाइफ उसका मेंटेनेंस करते हैं। पर बेटा एक बात समझ में नहीं आई, ये सारे हार्मोन्स मेनली प्यूबर्टी पे अपना इफेक्ट क्यों दिखाते हैं? क्या ये प्यूबर्टी पे आते हैं? इफ यस देन व्हाई? ये सिर्फ प्यूबर्टी पे ही क्यों आते हैं? बचपन से कहाँ थे ये हार्मोन्स? ठीक है, वो वाली बात कर रहे हैं। अब देखो, उसके लिए तुमको क्या ध्यान में लेके आना है अभी कि हमने हाइपोथैलेमस पढ़ा था कि वो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है ना? हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है। हाइपोथैलेमस से तुमने एक हार्मोन किया था, याद करो। देख रहे हो बेटा कैसे 2-2 कलर हो रहा है? कोई भी अपने 2 रंग दिखाए जा रहा है, देख लो लाइफ में। हाइपोथैलेमस
से हमने एक हार्मोन पढ़ा था बेटा, याद करो इसका नाम GnRH। कौन सा हार्मोन? GnRH। और इसकी फुल फॉर्म क्या थी? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। सब याद कराती हूँ, अभी रिवाइज कराती हूँ, आपको सब कुछ याद आ जाएगा, दोबारा बोलूंगी तो टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। देखो, गोनाडो मतलब जो गोनट के पास जाता है, ट्रोपिन मतलब जो पॉजिटिव सिग्नल देता है, रिलीजिंग मतलब वो हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से आया और पॉजिटिव सिग्नल देगा, और हार्मोन तो हार्मोन ही है। रिलीजिंग से हमने क्या पहचाना था कि ये पॉजिटिव सिग्नल देता है किसको? पिट्यूटरी को। किसको? पिट्यूटरी को। और पिट्यूटरी क्या था बेटा? मास्टर ग्लैंड। ये किसको जाके मास्टर करेगा? गोनट को जाके मास्टर करेगा। किसको मास्टर करेगा? गोनट को। अभी हम कौन से गोनट की बात कर रहे हैं? अभी हम टेस्टिस की बात कर रहे हैं, मेल गोनट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले ये ऊपर मास्टर बैठा है, मास्टर ऑफ मास्टर बैठा है हाइपोथैलेमस। ये किसको सिग्नल देगा? पिट्यूटरी को। पिट्यूटरी किसको मास्टर करेगा? गोनट को। अब इन्होंने कैसे मास्टर किया? इन्होंने कैसे मास्टर किया बेटा? हाइपोथैलेमस ने निकाला GnRH जो चल के आया पिट्यूटरी के पास और बोला कि गोनट को बोलो अपना हार्मोन बनाए, ठीक है। तो ये जिस पिट्यूटरी के पास आता है, आपको पता है वो कौन सी पिट्यूटरी होती है? याद करो, एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी के पास आता है। एंटीरियर पिट्यूटरी का दूसरा नाम याद दिलाओ फटाफट से मैम को, पार्स डिस्टालिस। पार्स डिस्टालिस। ये किसके अंदर होता है बेटा? एंटेरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस, वेरी सॉरी, एडिनो। मैं तो आपको चेक करी थी बेटा, आपको ठीक याद है कि नहीं याद है? एडिनो हाइपोफाइसिस। तो ये जाता है बेटा, GnRH जाता है एडिनो हाइपोफाइसिस यानी एंटीरियर पिट्यूटरी यानी पार्स डिस्टालिस के पास, और इसको कहते हैं तुम भाई GN निकालो। GnRH क्या निकालने को कहते हैं? GnRH GN निकालने को कहते हैं। GN क्या होते हैं बेटा? गोनाडोट्रोपिन्स। GN क्या होते हैं? गोनाडोट्रोपिन्स। अब फटाफट से याद करो कि मैम ने आपको सिखाया था, ये एक बार यहां से थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं। अब फटाफट से याद करो कि मैम ने आपको सिखाया था कि दो GN होते हैं, एक का नाम है FSH और एक का नाम है बेटा LH। नाम भी आपको याद दिला देती हूँ। FSH वाज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड LH वाज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। FSH साथ साथ बोलो क्या होता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH क्या होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ये दोनों ही क्या हैं? गोनाडोट्रोपिन्स, जो किसके कहने पे निकले हैं? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के कहने पे लिख रहे हैं। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का सोर्स क्या है? हाइपोथैलेमस। टारगेट क्या है? एंटीरियर पिट्यूटरी। गोनाडोट्रोपिन का सोर्स क्या है? पिट्यूटरी। और टारगेट क्या है? गोनाडोट्रोपिन से ना, तो ये ट्रोपिन्स कहां जाएंगे पॉजिटिव सिग्नल देने? गोनट्स के पास। तो तुम बोलोगे मैम यहाँ पे भी गोनाडोट्रोपिन है, यहाँ पे भी गोनाडोट्रोपिन है, आपने डिस्टिंग्विश कैसे किया कि कौन सा गोनट के पास जाएगा? भाई जिसमें RH लगा है वो तो हाइपोथैलेमस से निकला है, उसकी मंजिल बस यहीं तक है बेटा, पिट्यूटरी तक। जिसमें आगे RH नहीं लगा है वो सीधे जाएगा गोनट्स तक, यानी सीधा जाएगा टेस्टिस या ओवरीज तक। अभी हम टेस्टिस पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि ये मैम क्या बाद में एरो लगाना है? दोनों गोनाडोट्रोपिन है, मतलब पिट्यूटरी से ही ये भी आता है और उसी टाइम पर पिट्यूटरी से ये भी आता है, ठीक है। इन दोनों को हम गोनाडोट्रोपिन की कैटेगरी में रखते हैं, इसलिए हमने ऐसे बाद में एरो लगा दिया है। ये बाद में कोई टूटता वूटता नहीं है। इसका मतलब ये है कि पिट्यूटरी दो हार्मोन निकालती है, पिट्यूटरी दो हार्मोन निकालती है, लेकिन ये दोनों हार्मोन का टारगेट क्या है बेटा? गोनड है। दोनों हार्मोन का टारगेट क्या है? गोनड है। अब तुम मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, बहुत अच्छे से याद करना है। भाई दो हार्मोन क्यों गए गोनड के पास? गोनड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम है प्राइमरी काम करना, और प्राइमरी काम है दो, एक है गैमेटोजेनेसिस करना, दूसरा है सेक्स हार्मोन्स रिलीज करना। अगर हम टेस्टिस की बात करें तो टेस्टिस का एक काम है स्पर्मेटोजेनेसिस करना और दूसरा काम बता दो फटाफट से, रिलीज ऑफ मेल सेक्स हार्मोन्स यानी कि रिलीज ऑफ एंड्रोजेंस करना। अब ये दोनों काम कराना है तो दो अलग अलग हार्मोन जाते हैं। बोलता है एक कि मैं स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रॉपर ध्यान रखूंगा, कितनी स्पर्मेटोजेनेसिस होनी है, कब रुकनी है, कब मुझे उसे जाके पोक करना है और स्पर्मेटोजेनेसिस करने के लिए, कब मुझे कम जाना है तो वो कम स्पर्म्स बनाएगा।
और दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है हार्मोन्स की, कहता है तू स्पर्मेटोजेनेसिस का ध्यान रख और मैं एंड्रोजेंस का ध्यान रखता हूँ, मेल सेक्स हार्मोन्स का ध्यान रखता हूँ कि कितने मेल सेक्स हार्मोन किस टाइम पर बॉडी से रिलीज होने चाहिए। अगर वो ज्यादा हो रहे होंगे तो मैं कम जाके उसको सिग्नल दूंगा, कम जाऊंगा उसको सिग्नल देने तो वो कम हार्मोन्स रिलीज करेगा। तो दोनों ने एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, ठीक है। इसमें बेटा ये जो FSH है वो स्टिमुलेट करता है, FSH स्टिमुलेट मतलब बता दो फटाफट से फिर से, पॉजिटिव सिग्नल देना, प्रमोट करना। इट स्टिमुलेट्स स्पर्मेटोजेनेसिस। FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का क्या काम होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस एक फंक्शन इसने टेकअप कर लिया। वो कौन सा टेकअप है? फिक्स है। इसने कौन सा फंक्शन टेकअप किया है? स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है। और ये जो LH है वो किस चीज को स्टिमुलेट करता है? इट स्टिमुलेट्स रिलीज ऑफ मेल सेक्स हार्मोन्स। और इतना बड़ा क्यों लिखे हैं? शॉर्ट में लिख देते हैं एंड्रोजेंस। मेल सेक्स हार्मोन्स को क्या कहते हैं? एंड्रोजेंस। तो LH जाता है गोनड के पास, टेस्टिस के पास, और किस चीज को स्टिमुलेट करता है? एंड्रोजन के रिलीज को। मान लो स्पर्म ज्यादा बन रहे हैं तो ये कम आएगा और कम स्टिमुलेट करेगा, कम स्पर्म बनेंगे। मान लो एंड्रोजन ज्यादा रिलीज हो रहे हैं तो LH कम आएगा, कम स्टिमुलेट करेगा, कम पॉजिटिव सिग्नल देगा, कम प्रमोट करेगा, तो कम एंड्रोजेंस रिलीज होंगे। यानी गोनड ने ऊपर से ऑर्डर आएगा, जितना FSH उतना स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म की फॉर्मेशन, जितना LH उतना एंड्रोजेंस रिलीज करता रहेगा, ठीक है। और ये सारा तामझाम जो है ना ये प्यूबर्टी पे ही होता है। ये सारा तामझाम प्यूबर्टी पे ही होता है। जो मैं इतना सारा आपको समझाया, क्यों समझाया? प्यूबर्टी पे बेटा क्या होगा? एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी GnRH आने लग जाता है बॉडी से, ठीक है। एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी हाइपोथैलेमस से GnRH आने लगता है, जिसकी वजह से बेटा FSH और LH आने लग जाते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से। अब ये जाते हैं किसके पास? गोनड के पास। और इसीलिए प्यूबर्टी के टाइम पर ही ये होने की वजह से ही अब क्या होता है? गोनड्स मैच्योर हो जाते हैं। गोनड्स कब मैच्योर होते हैं? प्यूबर्टी के टाइम पर। FSH जाके गोनड्स में क्या करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस कराता है। इसीलिए स्पर्म फॉर्मेशन कब से शुरू होती है? कब से शुरू होती है? प्यूबर्टी से शुरू होती है, ठीक है, फर्स्ट थिंग। एंड LH जाता है गोनड्स के पास कब? जब GnRH आएगा, जब LH आएगा तभी तो वो गोनड के पास जाएगा, तभी तो गोनड उसमें से क्या निकालेगा? एंड्रोजन निकालेगा। क्या निकालेगा? एंड्रोजन। यानी एंड्रोजन की सिक्रीशन, मेल सेक्स हार्मोन्स की सिक्रीशन भी कब होगी? जब प्यूबर्टी आएगी। प्यूबर्टी पे GnRH आएगा, इसलिए FSH LH आएगा। और क्योंकि बॉडी में प्यूबर्टी पे FSH और LH बढ़ने लगेगा, इसलिए गोनड्स में एक तो स्पर्म बनने लग जाएंगे और दूसरा उसमें से एंड्रोजन सिक्रीट होने लग जाएगा। और बेटा ये क्या है? मेल सेक्स हार्मोन्स है। मेल सेक्स हार्मोन्स का काम होता है मेल कैरेक्टरिस्टिक को प्रॉपरली डेवलप करना। इसीलिए प्यूबर्टी पे बॉडी में, मेल के बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होने लग जाते हैं। क्या होने लग जाते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होने लग जाते हैं, ठीक है। ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? सबसे पहली चीज, तुम इस चीज से कंफ्यूज नहीं करोगे जो मैंने तुमको यहां पे बताया, ये बेटा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं। ये ऑर्गन्स हैं, वो बॉडी के कैरेक्टर्स हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। ये जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं ये तो इस सिस्टम के कुछ ऑर्गन्स हैं, जैसे कि डक्ट्स, जैसे कि एसेसरी डक्ट्स। स्पर्म बन तो गया गोनड में, जिन डक्ट्स से रिलीज होगा जैसे कि रीटेटेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डेफरेंस, इजैक्युलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, ये सारी डक्ट्स होती हैं, एसेसरी डक्ट जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है पर प्राइमरी काम नहीं कर रही है, सेकेंडरी काम कर रही हैं। वैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ ग्लैंड्स होते हैं बेटा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मेल्स में बात करें, सेमिनल वेसिकल होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, काउपर्स ग्लैंड होता है। बट जिन बच्चों ने ये नहीं सुना है 9-10 की उनकी बेसिक्स अच्छे से क्लियर नहीं है, वो बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। हम ये पूरा चैप्टर जब डिटेल में करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो ये सारी चीजें आपको लिख के बताऊंगी मैं क्या क्या याद करना है,
ठीक है। तो जिन्होंने 9-10th की क्लासेस अच्छे से ली हैं उन्होंने ये नाम सुने होंगे, वेल एंड गुड। जिन्होंने नहीं सुना है वो सुनते रहो कि कुछ ऐसा भी होता है। हाँ, हमने सुना था, आपको कुछ न्यू नहीं लगेगा एकदम, ठीक है। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, ये ऑर्गन्स हैं। लेकिन अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? अभी हम बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं। जैसे मूछे दाढ़ी आ जाना, जैसे मेल्स की बॉडी बहुत मस्कुलर हो जाना, जो उनके खुद के मेल्स के कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। इन कुछ कैरेक्टर्स को लिख के बताती हूँ, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर फॉर एग्जाम्पल देखो, प्यूबर्टी पे क्या होता है? एंड्रोजन आया, यानी कि टेस्टोस्टेरोन आया। एंड्रोजन की तो एग्जाम्पल है टेस्टोस्टेरोन। मेल्स में क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन आता है और यहाँ पे आपके वॉइस बॉक्स रखा होता है, उस पे जाके अटैक करता है, उसको ऐसे अफेक्ट करता है कि वॉइस बॉक्स थोड़ा मोटा हो जाता है, उसके अंदर ऐसे कॉर्ड्स होती हैं वो मोटी हो जाती हैं। आपके पास यहाँ पे एक वॉइस बॉक्स रखा है, साउंड बॉक्स रखा है, जिसको आप लैरिंग्स कहते हो। वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स या लैरिंग्स कहते हो, ठीक है। उस लैरिंग्स के अंदर ऐसे कुछ रॉड्स रखे हुए हैं, कॉर्ड्स रखे हुए हैं, ठीक है। ये भिड़ते हैं तो आवाज आती है, जब आप सांस बाहर फेंकते हो तो ये भिड़ते हैं और इनके भिड़ने से आवाज आती है, ठीक है। अब क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन इनको थोड़ा मोटा कर देता है, इन कॉर्ड्स को, तो ये भिड़ते हैं तो आवाज भी मोटी आती है यार, सिंपल। टेस्टोस्टेरोन ने तुम्हारी वॉइस, मेल्स की, तुम्हारे नहीं, तुम अगर मेल हो तो तब तुम्हारे प्यूबर्टी पे मेल्स के वॉइस बॉक्स में जो कॉर्ड्स रखी है, रॉड्स रखे हैं, इनको मोटा कर दिया तो इनके भिड़ने से आवाज भी मोटी आती है और पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर भी मोटा हो जाता है। इनके अंदर की रॉड्स मोटी हो गई तो स्ट्रक्चर मोटा हो गया। इसीलिए लड़कों में यहाँ पर बेटा ऐसे एडम्स एप्पल बन जाता है कि यहाँ पे ऐसे छोटा सा स्ट्रक्चर बाहर निकला होता है लड़कों के थ्रोट में। ये प्यूबर्टी पे ही होता है। प्यूबर्टी पे भाई आएगा एंड्रोजन, प्यूबर्टी पे आएगा टेस्टोस्टेरोन, प्यूबर्टी पे जाएगा लैरिंग्स के पास, प्यूबर्टी पे एडम्स एप्पल बना देगा, लैरिंग्स को मोटा कर देगा, लैरिंग्स थोड़ा सा बाहर निकल जाएगा, एडम्स एप्पल बन जाएगा। और प्यूबर्टी पे ही वोकल कॉर्ड्स मोटी हो गई तो उनके भिड़ने से आवाज मोटी आ रही है, यानी लड़कों की आवाज भारी हो गई। इसीलिए तो बच्चे की आवाज में नहीं पता चलता लड़के की आवाज है या लड़की की आवाज है, बट प्यूबर्टी आने के बाद हम बोलते हैं लड़कों की आवाज कैसे बोलते, किसी भारी भारी आवाज में बोल रहा है। अब भाई उसकी क्या गलती है? उसकी बॉडी में प्यूबर्टी पर हार्मोन्स आए हैं, उनकी वजह से ऐसा हो रहा है। उसने जानबूझ के थोड़े भारी आवाज में बोल रहा है। तो वो जो भारी हो जाती है ना लड़कों की आवाज, देखो आवाज भारी हुई मतलब आवाज का तीखापन कम हो गया है, पतली आवाज नहीं रहेगी, भारी हो गई। अब आवाज जितनी तीखी होती है ना उसको बोलते हैं पिच, ठीक है। जैसे लड़कियों की आवाज बहुत तीखी होती है, पतली सी होती है, मतलब पिच बहुत ज्यादा है, ठीक है। लड़कों की आवाज तो भारी हो गई यानी तीखापन कम हो गया, यानी पिच कम हो गया, ठीक है। तो लड़कों में क्या हो जाता है बेटा? लो पिच्ड वॉइस। एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होता है मेल्स की बॉडी में? मेल का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लो पिच्ड वॉइस, ठीक है। ध्यान क्या रखना है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स अलग हैं, ये बॉडी के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं जो बॉडी में डेवलप होते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे, फिर पूरी लाइफ मेंटेन रहते हैं। तो लो पिच्ड वॉइस हो जाता है मेल्स में। और क्या होता है बेटा बताओ? मेल्स में प्यूबर्टी के टाइम पर बॉडी ऐसे मस्कुलर हो जाती है, थोड़ी ज्यादा ही मसल्स बिल्डअप होने लग जाती हैं, बॉडी मस्कुलर हो जाती है। होता क्या है मेल्स की बॉडी में प्यूबर्टी आने पर, एंड्रोजन्स के आने पर, टेस्टोस्टेरोन के आने पर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा हो जाता है और बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो उनकी मसल्स में से प्रोटीन बिल्डअप होते हैं, उनकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट जमा होने लग जाता है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी मस्कुलर हो जाती है। उसके अलावा थिक हेयर ग्रोथ होती है, थिक बॉडी हेयर ग्रोथ, थिक बॉडी हेयर ग्रोथ। बॉडी हेयर ग्रोथ तो मेल्स और फीमेल्स दोनों में होता है। कंपैरेटिवली मेल्स में थोड़े थिक हेयर्स प्रोड्यूस होते हैं, बी इट बॉडी हेयर, बी इट प्यूबिक हेयर, बी इट आर्मपिट्स हेयर, ठीक है, बी इट फेशियल हेयर, सारे तरह के हेयर्स हो जाएंगे प्रोड्यूस, ग्रोथ होने लग जाएगी, थोड़ी ज्यादा ग्रोथ होगी प्यूबर्टी पे और थिक बॉडी हेयर ग्रोथ होती है। और उसी में आ जाता है कि लड़कों में मूंछ दाढ़ी वगैरह भी आने लग जाती है, बियर्ड्स डेवलप होने लग जाएंगे, ठीक है। ये सारे कैरेक्टर्स किस में आते हैं? मेल्स के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में आते हैं। ये किसकी वजह से आए बेटा? एंड्रोजेंस की वजह से आए। किसकी वजह से आए? एंड्रोजेंस की वजह से आए। तो एंड्रोजन का अगर आप फंक्शन लिखो तो पहला फंक्शन क्या हो गया है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करना। उसके अलावा एंड्रोजन कहता है ठीक है, पर हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्राइमरी काम क्या है?
स्पर्म बनाना, तो मैं एक और काम करता हूँ, बॉडी में मेल के कैरेक्टर्स तो डेवलप कराऊंगा ही साथ में स्पर्मेटोजेनेसिस को भी हेल्प करूंगा। माना कि एफएसएच तुम आ रहे हो, देखो यहाँ पे हमने क्या सीखा था, एफएसएच तो आ रहा है गोनेट के पास और एफएसएच आके क्या कह रहा है कि स्पर्मेटोजेनेसिस करो, और एलएच आके कह रहे हैं एंड्रोजेंस निकालो, और एंड्रोजेंस भी निकल के कहते हैं कि और स्पर्मेटोजेनेसिस करो। ठीक है, तो एंड्रोजन सिक्रीट होने के बाद बहुत सारे काम करते हैं बॉडी में, जिसमें वो एक ये काम भी करते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस में भी हेल्प करते हैं। बोलते हैं कि भाई प्राइमरी काम है वो, उसको तो एफएसएच तो हेल्प कर ही रहा है, मुझे भी हेल्प करनी पड़ेगी। तो एक और फंक्शन इनका क्या हो गया बेटा, स्टिमुलेट्स स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस जो हो रहा है उसको स्टिमुलेट करता है। और क्या करता है एंड्रोजन ने स्पर्मेटोजेनेसिस किया। ठीक है, एंड्रोजन टेस्टिस से निकला और टेस्टिस के ही ऊपर जाके बोलता है और स्पर्मेटोजेनेसिस करो, उसको रेगुलेट करता है। दूसरा, अब निकलने के बाद वो क्या करता है, जितने भी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं इस गोनट के अलावा, जितने भी सेक्स ऑर्गन्स हैं उनका मेंटेनेंस करता है। बोलते हैं तुम्हारे डेवलपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, तुम्हारे मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, तुम्हारे ग्रोथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिफरेंशिएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मैच्योरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, और तुम्हारे मेंटेनेंस के फंक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। तो एक और काम जो ये करता है दैट इज मेंटेनेंस ऑफ सेकेंडरी और एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स। सेकेंडरी, या अब ध्यान रखना ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं और ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स से एंड्रोजन सबसे पहले गोनट से निकल के गोनट के ऊपर ही एक्ट करता है और कहता है स्पर्मेटोजेनेसिस को मैं हेल्प करता हूँ। दूसरा, गोनट के अलावा जितने भी सेकेंडरी एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स हैं उनका मेंटेनेंस करता है। मेंटेनेंस मतलब फॉर एग्जाम्पल इनकी डेवलपमेंट का ध्यान रखता है। ठीक है, डेवलपमेंट, उसके अलावा हो गया इनका ग्रोथ। ठीक है, इनकी ग्रोथ हो गई, इनका फंक्शन, इन सब चीजों का ध्यान रखता है। ठीक है, यानी कि जितनी भी डक्ट्स हैं, जितनी भी एसेसरी डक्ट्स है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जितने भी ग्लैंड्स है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, मेल्स का जो कॉप्युलेटरी ऑर्गन है पीनिस, इन सबका कॉप्युलेटरी ऑर्गन, इन सबका ग्रोथ, डेवलपमेंट, फंक्शन का काम कौन देखता है, एंड्रोजन देखते हैं। इनका मेंटेनेंस कौन देखता है, एंड्रोजन। अब बेटा इन्हीं डक्ट्स का नाम याद कर लें, अगर जो अभी अपन बोल रहे थे ना, कुछ नाम बोल रहे थे, इन्हीं डक्ट का अगर नाम याद कर ले तो क्या आता है नाम, फॉर एग्जाम्पल रीटे टेस्टिस एक एसेसरी डक्ट होती है। ये सब तुम अभी ह्यूमन रिप्रोडक्शन में स्ट्रक्चर के साथ सीखोगे, अभी तुमको नाम याद करना है। एक होती है बेटा वासा इफरेंशिया। ठीक है, अगली होती है बेटा एपिडीडाइमिस। नेक्स्ट होती है बेटा वास डेफरेंस। ठीक है, ये कुछ नाम लिखे हैं मैंने, और एक्स्ट्रा याद करने ये लो जो आगे सीखोगे। इजैक्यूलेटरी डक्ट। एक और होता है बेटा लास्ट यूरेथ्रा। यूरेथ्रा से आपको पता है, आपने पढ़ा है एक्सक्रीटरी सिस्टम में कि यूरेथ्रा से यूरिन पास होता है। मेल्स में यूरेथ्रा से यूरिन पास होता है और यूरेथ्रा से ही स्पर्म्स पास होते हैं। जेनाइटल ओपनिंग भी वही है, इसीलिए मेल्स में हम क्या बोलते हैं, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट बोलते हैं। क्या कहते हैं, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। यूरिन का भी ट्रैक्ट वही है और जेनाइटल ओपनिंग यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ओपनिंग भी वही है, स्पर्म भी वहीं से पास करते हैं। ऑल्दो फीमेल में ये ओपनिंग्स अलग अलग होती है, यूरेथ्रल ओपनिंग यानी यूरिनल ट्रैक्ट की ओपनिंग अलग है और जेनाइटल ट्रैक्ट की ओपनिंग अलग है, लेकिन मेल में ये ओपनिंग सेम होती है और वो यूरेथ्रा होती है। तो इन सब का डेवलपमेंट, ग्रोथ, मेंटेनेंस कौन देखता है, एंड्रोजेंस देखते हैं। ऐसे कुछ ग्लैंड्स होते हैं, उन ग्लैंड्स के नाम यहाँ लिख देती हूँ। सेमिनल वेसिकल एक ग्लैंड होता है मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक और ग्लैंड होता है प्रोस्टेट। मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक और ग्लैंड होता है काउपर्स ग्लैंड। ठीक है, ये सब का भी ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, डेवलपमेंट, मैच्योरेशन, मेंटेनेंस कौन देखता है, एंड्रोजन। फिर आता है कॉपुलेटरी ऑर्गन इज पीनिस। मेल्स में कॉपुलेटरी ऑर्गन इज पीनिस का भी ग्रोथ, डेवलपमेंट, फंक्शन सब कुछ कौन देखते हैं, एंड्रोजेंस।
तो एंड्रोजेंस जितने भी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनका मेंटेनेंस करते हैं। ये नाम आपको पता है मैंने क्यों लिखे हैं, क्योंकि इसमें से कुछ कुछ नाम एनसीईआरटी में दिए हुए हैं आपको इस चैप्टर में, और एनसीईआरटी की तो एक भी बात हम छोड़ ही नहीं सकते हैं गलती से भी। तो एनसीईआरटी ने लिखा है ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस ऑफ वासा इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डेफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एक्सेट्रा। तो इसमें से कुछ नाम पता होंगे तभी तो उसको पढ़ोगे तो पता चलेगा ये क्या लिख दिया यार एनसीईआरटी ने। अब एनसीईआरटी पढ़ना मक्खन क्लियर हो जाएगी तुमको, ठीक है। तो ये नाम थोड़े थोड़े इन सबका स्ट्रक्चर ह्यूमन रिप्रोडक्शन में करोगे, पर ऐसे नाम सीखते रहो कि अच्छा ये कुछ नाम है, ये कुछ डक्ट्स के नाम है, ये कुछ ग्लैंड्स के नाम है, ये कॉपुलेटरी ऑर्गन का नाम है, और ये सारे के सारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के अंदर आते हैं, ठीक है। अब देखो अभी तक तुमने एक काम किया, एंड्रोजन आता है और स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है, एंड्रोजन आता है और सारे के सारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स का ध्यान रखता है, और एंड्रोजन ब्लड में आने के बाद क्या करता है, उस मेल की सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट करता है और लाइफ टाइम उसका मेंटेनेंस करता है। उसके अलावा फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ फंक्शन क्या करता है एंड्रोजन, एक्ट्स ऑन सीएनएस, इट एक्ट्स ऑन सीएनएस। सीएनएस तो सभी बच्चे जानते हैं भाई, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। सो दिस एंड्रोजन एक्चुअली एक्ट्स ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड प्रोड्यूस लिबिडो, मेल लिबिडो, मेल लिबिडो। अब ये लिबिडो क्या है, लिबिडो होती है बेटा सेक्सुअल ड्राइव, सेक्सुअल ड्राइव। अब ये सेक्सुअल ड्राइव क्या होती है, सेक्सुअल बिहेवियर, सेक्सुअल बिहेवियर, ठीक है। तो लेट्स से किसी से भी किसी को हम बोलते हैं ना अट्रैक्शन फील हो रही है, आपको भी अगर मान लो किसी से अट्रैक्शन फील हो रही है तो आप ऐसा सुनते होगे दैट इज बिकॉज ऑफ हार्मोन्स, प्यूबर्टी आ गई तो हार्मोन्स की वजह से अट्रैक्शन फील हो रही है। वो एक्चुअल में क्या है बेटा, एंड्रोजेंस है मेल्स में। मेल्स में जो एंड्रोजेंस आते हैं वो सीएनएस पे, ब्रेन पे एक्ट करते हैं, जिसकी वजह से मेल्स में सेक्सुअल बिहेवियर यानी सेक्सुअल ड्राइव यानी कि लिबिडो डेवलप होता है, या किसी के लिए भी कोई फीलिंग्स डेवलप होती है अट्रैक्शन टाइप के, दैट इज सेक्सुअल बिहेवियर, कि हम सेक्सुअली बिहेव कैसा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शंस हो गए किसके बेटा, एंड्रोजेंस के हो गए, ठीक है। अब मैं एक बार आपको कंप्लीटली बताती हूँ हमने किया क्या है। गोनेड्स के बारे में पढ़ा था, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में गोनेड्स क्या होते हैं ये पढ़ा था। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था बेटा टेस्टिस से, टेस्टिस के बारे में कुछ कॉमन बातें लिखी थी, और फिर हमने एंड्रोजेंस जो फाइनली हार्मोन्स आते हैं वो फंक्शन किया। पर फिर हमने साथ ही साथ क्या समझा था कि हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच और एफएसएच-एलएच कैसे गोनेड्स को कंट्रोल करते हैं, पर हमको इसे एक बहुत अच्छे डायग्राम से भी समझना है, बहुत अच्छे डायग्राम से समझेंगे इसको कि ये सब काम टेस्टिस में कैसे रेगुलेट हो रहा है। सी अच्छे से समझना बेटा, देखो ये मान लो बेटा एक टेस्टिस है, ऐसे है ना, एक टेस्टिस है, एक दो टेस्टिस होती है, हमने एक लिया और इसको ऐसे कट कर दिया, ऐसे कट करके इधर से देख रहे हो, क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन समझते हो, कोई चीज ऐसे इसको ऐसे कट करके अगर इधर से देखा जाए तो क्रॉस सेक्शन कहते हैं। अब इसका क्रॉस सेक्शन देखोगे ना सॉरी, इसका क्रॉस सेक्शन देखोगे ना तो ये ऐसे सर्कुलर दिखाई देगा बेटा, सर्कुलर दिखाई देगा, ठीक है, क्योंकि हम क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं इसलिए सर्कुलर दिखाई देगा। बेटा इस टेस्टिस के अंदर तुम बाद में पढ़ोगे कि एक टेस्टिस के अंदर बहुत सारे लोब्स होते हैं। लोब्स समझते हो, जैसे लिवर एक ही है उसके दो लोब्स हैं, अखरोट एक होता है ना उसके दो लोब्स होते हैं, आपके पास ब्रेन है ना सेरिब्रम, ये भी एक है इसके दो लोब्स हैं। तो वैसे ही बेटा एक टेस्टिस के अंदर ऐसे बहुत सारे लोब्स होते हैं, ठीक है, एक टेस्टिस के अंदर बहुत सारे लोब्स होते हैं। तो ये तो हो गई टेस्टिस, ठीक है, और टेस्टिस के अंदर ये जो लोब्स होते हैं ना इनको कहते हैं टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। क्या कहते हैं, टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। आपको पता है एक टेस्टिस के अंदर ऐसे अराउंड 250 लोब्यूल्स होते हैं। एक टेस्टिस के अंदर अराउंड 250 लोब्स हैं जिनको टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स बोला जाता है। और बेटा इन टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स के अंदर ऐसी लंबी लंबी सी डक्ट्स होती हैं, ट्यूब्यूल्स होती हैं, किसी में एक हो सकती हैं और किसी में दो हो सकती हैं और किसी में 3 हो सकते हैं। इन लोब्यूल्स को हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पूरी टेस्टिस में 1 से 3 नहीं होती,
एक लोब्यूल के अंदर 1 से 3 होती है, ठीक है। 250 लोब्स, 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पर टेस्टिस, 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पर टेस्टिकुलर लोब्यूल, ठीक है। तो एक टेस्टिस में बहुत सारे टेस्टिकुलर लोब्यूल हैं, उनके अंदर 1 या 2 या 3 हर लोब्यूल के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। तो इस डायग्राम में हमने टेस्टिस बना लिया, इसके अंदर माना कि बहुत सारे लोब्यूल हैं, हम लोब्यूल नहीं बना रहे हैं, हम सीधे इसके अंदर क्या दिखा रहे हैं, हम सीधे इसके अंदर दिखा रहे हैं बेटा 3, हम इसके अंदर दिखा रहे हैं 3, 1 2 और 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। हमने क्या बनाया है, क्रॉस सेक्शन ऑफ टेस्टिस बनाया हमने, जिसमें हमने ये क्या बनाया बेटा, एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये हो गया आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। ये आप अच्छे से समझो, ये सारे बेसिक्स आपको इस चैप्टर में हेल्प करेंगे, आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, और चैप्टर से कनेक्ट करके जब क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है बेटा। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स लंबी लंबी ऐसी ट्यूब्यूल्स होती है, हमने ऐसे काट दिया इसलिए हमको ऐसे गोल गोल सर्कुलर दिखाई दे रहा है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की लाइनिंग में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की लाइनिंग में ऐसे सेल्स लगी होती हैं, ऑलमोस्ट राउंड सेल्स हैं, ये ऑलमोस्ट राउंड सेल्स हैं, ठीक है। जानते हो ऑलमोस्ट राउंड क्यों है, क्योंकि एक्चुअल में याद करो हमने टिश्यू में पढ़ा था सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, अगर उसके एजेस को, क्यूब के एजेस को थोड़ा सॉफ्ट कर दो तो ऑलमोस्ट राउंड सेल हो जाती है। ये वही सेल है, ये वही सेल है। दिस इज सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। एपिथेलियम मतलब लाइनिंग। तो टेस्टिस के अंदर ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसके अंदर भी खाली जगह है, खाली जगह को कौन लाइन करता है, एपिथेलियम। किस एपिथेलियम में लाइन किया है इसको, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम ने। मतलब एक लेयर, सिंपल मतलब एक लेयर, एपिथेलियम की एक लेयर जो कि किस टाइप की है, क्यूबॉइडल टाइप की है। और इसको ही हम क्या कह सकते हैं, लार्ज राउंड सेल्स। क्या कह सकते हैं बेटा, लार्ज राउंड सेल्स, ठीक है। और याद करो तुमने इसको ही पढ़ा था कि मैम टेस्टिस और ओवरी की लाइनिंग में हमने पढ़ा था जर्मिनल एपिथेलियम होती है, और वो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम में हमने एग्जांपल पढ़ी थी, यही तो है वो बेटा, वो जर्मिनल एपिथेलियम। So this is actually germinal epithelium, which is actually simple cuboidal epithelium, which you can call as large round cells. ठीक है। अब ये जो जर्मिनल एपिथेलियम है, ये भी याद करो क्यों बोला था तुमने जर्मिनल एपिथेलियम इसको, क्योंकि इस एपिथेलियम की जो सेल्स है, इस सेल्स से ही जर्म सेल बनने वाली है। जर्म सेल किसको कहते हैं, गैमीट को। और कौन सा गैमीट बनने वाला है, मेल गैमीट। यानी इससे ही क्या बनने वाला है बेटा, स्पर्म बनने वाले हैं। इससे ही क्या बनने वाले हैं, स्पर्म बनने वाले हैं, ठीक है। इस सेल से स्पर्म बनने वाले हैं। कौन से डिवीजन से स्पर्म्स बनते हैं, कौन से डिवीजन से मियोसिस, कौन से डिवीजन से गैमीट सेल्स बनती हैं, मियोसिस से, जिसमें क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है। आधा होगा तभी तो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे मिलने के बाद वापस से हैप्लॉइड से डिप्लॉइड कंडीशन आएगी किसी भी ह्यूमन की, ठीक है। तो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम यानी जर्मिनल एपिथेलियम के जो सेल्स हैं उसमें मियोसिस होकर स्पर्म बनता है। यानी कि ये सेल इस स्पर्म सेल की मदर हुई कि नहीं हुई, इसको स्पर्म मदर सेल कह लो। क्या कह लो, स्पर्म मदर सेल। दिस जर्मिनल एपिथेलियम की सेल इज ना स्पर्म मदर सेल, और स्पर्म मदर सेल को ही कहते हैं बेटा स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया विच इज डिप्लॉइड, और ये मियोसिस के बाद क्या बना देगा, स्पर्म विच इज हैप्लॉइड। और स्पर्म का ही दूसरा नाम है स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया जो कि डिप्लॉइड है, जो कि एक्चुअल में सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, लार्ज राउंड सेल और जर्मिनल एपिथेलियम और स्पर्म मदर सेल है, वो मियोसिस करने के बाद बना देगा मेल का गैमीट यानी स्पर्म, और यू कैन से इट स्पर्मेटोजोआ विच इज हैप्लॉइड, जो जाके अब फीमेल के एग सेल से फ्यूज करेगा और फिर जाइगोट बनाएगा फर्टिलाइजेशन के बाद, अगर फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक। ये सेल हो गई। यानी बेटा तुम देख रहे हो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर इसके डिवीजन से फाइनली स्पर्म बनेगा। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर इसके डिवीजन से यहां पर स्पर्म फॉर्म होंगे, ठीक है।
यहाँ पे स्पर्म फॉर्म होंगे। यानी कि बेटा माना कि टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है, उससे और ज्यादा स्पेसिफिकली तुम क्या कह सकते हो, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज द साइट ऑफ, इट इज द साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का साइट क्या है बेटा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये सब, इस चैप्टर में पूछ सकते हैं और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, सो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज द साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस बिकॉज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो लाइनिंग है दैट इज स्पर्मेटोगोनिया, उसी से स्पर्म बनता है। तो स्पर्म इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बनता है। बनने के बाद ये जाता है रीटे टेस्टिस में, वासा डिफरेंशिया में, एपिडिडाइमिस में, वास डिफरेंस में, इजैकुलेटरी डक्ट में, एंड देन यूरेथ्रा के थ्रू रिलीज होता है। ठीक है, तो डक्ट्स के थ्रू रिलीज होता है, पर बनता यहाँ पर है। ठीक है, अब सुनो, एक और सेल होती है बेटा, एक और सेल होती है, वन मोर सेल। किस कलर से बनाए, येलो से बना ले, ठीक है येलो से बना ले। चलो, एक और सेल होती है बेटा जो इसको लाइनिंग में ही होती है। देखो कैसे प्रेजेंट होती है, यहाँ बेस से स्टार्ट कर रहे हैं और ऐसे इस सेल को बना रहे हैं, तो है तो लाइनिंग में ही ना, बेस से ही स्टार्ट हो रही है, तो आप बोलोगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की लाइनिंग में ही प्रेजेंट है स्पर्मेटोगोनिया भी और ये वाली सेल भी। और ये कुछ सेल्स अपन बना लेते हैं ऐसे, कुछ इस तरह से प्रेजेंट होती हैं ये सेल्स। ठीक है, इन सेल्स का नाम है बेटा सर्टोली सेल। क्या बोलते हैं इनको, सर्टोली सेल। यहां लिख देती हूँ इसके बारे में, नहीं बहुत दूर हो जाएगा, यहां लिख देती हूँ इसके बारे में। इसका नाम है बेटा सर्टोली सेल। सर्टोली सेल को ही कहते हैं नर्स सेल। क्या कहते हैं, नर्स सेल। इसी का एक और नाम होता है सस्टेंटाक्युलर सेल, और इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। ये हम कब पढ़ेंगे, जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम टेस्टिस की और डिटेल्स पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तो बस मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ कि बेटा एक सर्टोली सेल होती है, उसको ही नर्स सेल कहते हैं। ये जो स्पर्म है ना, ये बनने के बाद अपना सर ले जाके इसके ऊपर चिपका देता है और इससे न्यूट्रिशन लेता है। तो जो न्यूट्रिशन देता है उसको आप क्या बोलोगे, नर्स। ठीक है, तो नर्स सेल इसीलिए कहते हैं इसको, ये सर्टोली सेल। और देखो इस सेल ने कुछ ऐसा बैरियर सा बना लिया है, ये देखो ऐसे कुछ लाइनिंग से नहीं बन गई, एक लेयर सी बन गई है इसकी वजह से, इस तरह से इसकी अरेंजमेंट है। इसलिए हम कहते हैं कि ये सर्टोली सेल बीटीबी बनाता है। बीटीबी आपको पता है क्या है, ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाता है, ब्लड टेस्टिस बैरियर। मैं आपको ब्लड टेस्टिस बैरियर के बारे में, फिर स्पर्म से कैसे न्यूट्रिशन लेता है तो हम इसको नर्स सेल कहते हैं, उसके बारे में ये सारी डिटेल ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सिखाऊंगी। अभी आप सिर्फ इतना याद रखो कि सर्टोली सेल भी एक सेल होती है भाई, जो कि टेस्टिस के अंदर है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर है। टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की लाइनिंग में ही, यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही एक और सेल भी है, सर्टोली सेल। ठीक है, इतना याद रखेंगे। अब आइए एक और सेल बनाएंगे। ये देखो बाहर की ये जो स्पेस है, बाहर की ये जो स्पेस है, टिश्यू है, इसको अपन क्या कहेंगे बेटा, बाहर की जो टिश्यू है इसको क्या कहेंगे, इसको अपन कहेंगे इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस कहेंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से पढ़ना बुक को। इंटरस्टिशियल स्पेस तो है, ये सारा जितना भी स्पेस बचा हुआ है ये क्या है बेटा, इंटरस्टिशियल स्पेस है। ये सारा स्पेस इंटरस्टिशियल स्पेस है बेटा। इंटरस्टिशियल स्पेस तो है ही, पर ये भी तो कह सकते हो कि बाकी जो ट्यूब्यूल्स हैं उनके बीच का स्पेस है। दो ट्यूब्यूल्स के बीच की स्पेस की तो बात कर रहे हैं, ट्यूब्यूल्स के बीच का स्पेस है, और बीच के लिए अपन वर्ड क्या यूज करते हैं, इंटर। क्या यूज करते हैं, इंटर। तो लगा लो यहाँ पे बिना टेंशन लिए, इंटर ट्यूब्यूलर, इंटर ट्यूब्यूलर स्पेस बोल लो इसको, और इसको स्पॉट करना एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में स्पॉट करना इंटर ट्यूब्यूलर स्पेस को। तो ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, ट्यूब्यूल के बाहर जो बीच बीच में टिश्यू भरा हुआ है, स्पेस है, उसको आप इंटरस्टिशियल स्पेस या इंटर ट्यूब्यूलर स्पेस कह सकते हैं। इंटर मतलब बीच में, किसके बीच में, ट्यूब्यूल्स के बीच में, यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो स्पेस है उसको इंटरट्यूबुलर स्पेस कह दो। यहाँ पे जो टिश्यू भरा हुआ है, यहाँ पर जो टिश्यू भरा हुआ है इंटरस्टिशियल स्पेस में, इंटरट्यूबुलर स्पेस में, उसको क्या बोलोगे, इंटरस्टिशियल टिश्यू। क्या बोलोगे, इंटरस्टिशियल टिश्यू बोलोगे। इंटरस्टिशियल टिश्यू में एक सेल तो होती है बेटा इम्यूनोलॉजिकली
इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल, जिसके बारे में आपको कुछ नहीं जानना है, सिर्फ आपको इतना याद रखना है, एक इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल होती है जिसका कुछ इम्यूनिटी में रोल होता है, वो यहाँ इंटरस्टिशियल स्पेस में पाई जाती है। और इसके अलावा एक सेल होती है बेटा लेडिग सेल। कौन सी सेल? लेडिग सेल। यही लेडिग सेल है जो LH के कहने पे काम करती है, ठीक है। और इसी लेडिग सेल को, क्योंकि ये इंटरस्टिशियल स्पेस के इंटरस्टिशियल टिश्यू में, हम इसी को कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल, लेडिग सेल या इंटरस्टिशियल सेल। तो आप इस लेक्चर में क्या सीख रहे हो कि एक और सेल भी होती है, एक सर्टोली सेल नाम की सेल होती है जो टेस्टिस में ही पाई जाती है और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही पाई जाती है। और आप सीख रहे हो एक लेडिग सेल भी होती है जिसको इंटरस्टिशियल सेल भी कहते हैं, ये भी टेस्टिस में पाई जाती है, बट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर पाई जाती है। सेमिनी टेस्टिस के तो अंदर है बट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर है, इस स्पेस में है ना। एक सेल बना लेते हैं, यहाँ पर एक सेल प्यारी सी बना लेते हैं, बहुत अच्छी सेल है ये, ठीक है। ओहो, ज़्यादा सुंदर नहीं लग रहा क्या ये? अभी ठीक है। ये सेल कौन सी है बेटा? लेडिग सेल है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर इंटरस्टिशियल स्पेस में, इंटरट्यूबुलर स्पेस में, इंटरस्टिशियल टिश्यू के अंदर एक सेल है जिसका नाम है इंटरस्टिशियल सेल, जिसको कहते हैं लेडिग सेल, ठीक है। हुआ क्या बेटा, एक्चुअल में ऊपर से हाइपोथैलेमस ने निकाला GnRH। क्या निकाला? GnRH। ये GnRH कहाँ जाता है? एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। किसके पास जाता है बेटा? एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। इसके कहने पे एंटीरियर पिट्यूटरी निकालता है FSH और LH। FSH और LH। ये LH तुम पहले बताओ, FSH और LH क्या है? गोनाडोट्रोपिन्स है, दोनों गोनड में आएंगे। तो LH गोनड में तो एंटर किया टेस्टिस में, LH गोनड में एंटर किया टेस्टिस में, पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर नहीं गया। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर लेडिग सेल को बोला कि प्लीज अब तेरे काम करने का टाइम आ गया है। तो इसने क्या किया बेटा, ऐसे ब्लड में एंड्रोजेंस निकाल दिए। ब्लड में क्या निकाल दिए? एंड्रोजेंस, ठीक है। तो ऊपर से यहां से हाइपोथैलेमस से GnRH आया एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, एंटीरियर पिट्यूटरी ने उसके कहने पे FSH और LH निकाला। FSH और LH दोनों ही गोनाडोट्रोपिन से दोनों गोनड के पास जाएंगे। तो LH गोनड में तो आया पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर नहीं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर इंटरस्टिशियल स्पेस में, इंटरट्यूबुलर स्पेस में, इंटरस्टिशियल टिश्यू के अंदर जो एक इंटरस्टिशियल सेल थी लेडिग सेल, उसको बोला एंड्रोजन निकालने को। यही तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी हमने, इसको याद करो। दो हार्मोन थे, दोनों गोनेट के पास आ रहे थे, एक को स्पर्मेटोजेनेसिस का काम दिया था और एक को एंड्रोजेंस रिलीज कराने का काम दिया था। तो इसने अपना काम किया। और ये वाला हार्मोन कहाँ जाएगा? ये भी टेस्टिस के अंदर आएगा। कैसे बनाओ इसको? देखो इसकी लेबलिंग थोड़ी सी सही कर देती हूँ। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ना, तीनों में से किसी को भी लिख सकते हो, तो इसको लेबल कर देती हूँ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। ऐसे बस इस ट्यूब्यूल की जगह इसको लेबलिंग कर दिए ताकि यहाँ पे स्पेस हमको खाली मिल जाए। अब देखो मैंने क्या किया, FSH भी बेटा कहाँ आएगा? गोनाडोट्रोपिन है तो गोनड के अंदर तो आएगा, और ये गोनड के अंदर आने के बाद सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर भी आएगा, ठीक है। और यहां आने के बाद क्या करेगा? स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करेगा। कुछ नया नहीं बता रही हूं, देखो लास्ट स्लाइड में बताया है, FSH एक्ट्स ऑन गोनड्स एंड स्टिमुलेट्स स्पर्मेटोजेनेसिस, LH एक्ट्स ऑन गोनड्स एंड स्टिमुलेट्स रिलीज ऑफ एंड्रोजेंस। बस इसी को हमने यहाँ पे डायग्राम से दिखाया है। GnRH आया, LH FSH आया। LH लेडिग सेल के पास गया और एंड्रोजन निकलवाया। FSH सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर गया, स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल पे एक्ट किया और वहां पे स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करी। सॉरी स्लाइड चेंज हो गई, सॉरी। हाँ, यहाँ पर आया इसके अंदर और स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प किया। तो GnRH का काम समझ में आया, LH FSH का आया, और फिर LH FSH कैसे उस पर काम करते हैं वो समझ में आया। अब एक लास्ट बात देखो,
इंटरस्टिशियल सेल पे किसने काम किया बेटा? LH ने, है ना। इंटरस्टिशियल सेल पे किसने काम किया? LH ने। तो इसीलिए तुम बोल सकते हो ना, इंटरस्टिशियल सेल को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इंटरस्टिशियल सेल को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, क्योंकि ये गोनड के अंदर जाता है और इंटरस्टिशियल सेल को स्टिमुलेट करता है। इसीलिए हम LH को ही कहते हैं ICSH। ICSH होता है बेटा इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इंटरस्टिशियल सेल को यानी लेडिक सेल को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन कौन है? LH। यहां पे इस डायग्राम में देखो, LH ने ही इंटरस्टिशियल सेल को स्टिमुलेट किया एंड्रोजन निकालने के लिए, यानी इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है LH, यानी लेडिक सेल को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन है LH। कैसे याद रख सकते हो? लेडिक का L और LH का L। लेडिक सेल को इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं, इसीलिए LH को इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, और इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को शॉर्ट में लिख दो ICSH आ जाएगा। ठीक है, सो इस LH को ही आप और क्या कह सकते हैं? ICSH। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, डन है। तो इस तरह से यहां से एंड्रोजन आया, और फिर एंड्रोजन में आने के बाद क्या करेगा? एंड्रोजन पहले अंदर जाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस कराएगा। दूसरा क्या करेगा बेटा? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स को मेंटेन करेगा। तीसरा ब्लड में आने के बाद क्या करेगा? बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप कराएगा। और चौथा क्या करेगा? CNS पे जाएगा और मेल लिबिडो को कंट्रोल करेगा। तो ये फंक्शंस हो गए एंड्रोजन के। GnRH का फंक्शन हो गया, FSH LH का फंक्शन हो गया, और फिर एंड्रोजन्स का फंक्शन हो गया। ये टेस्टिस का क्रॉस सेक्शन हो गया। दिस इज TS ऑफ टेस्टिस। TS यानी ट्रांसवर्स सेक्शन। क्रॉस सेक्शन को ही कहते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। जब किसी चीज को ऐसे कट करके ऐसे देखा जाए तो इसको कहते हैं हम ट्रांसवर्स सेक्शन देख रहे हैं, क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं। सो दिस इज TS ऑफ टेस्टिस, एंड दिस इज ऑल अबाउट टेस्टिस यू नीड टू लर्न फॉर दिस चैप्टर एज वेल एज फॉर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम ये सारा कुछ दोबारा पढ़ते हैं, और फिर थोड़ी सर्टोली सेल की, लेडिक सेल की डिटेल्स और पढ़ते हैं, और फिर आगे डक्ट्स, ग्लैंड्स और कॉपुलेटरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं, हार्मोनल रेगुलेशन पढ़ते हैं, और सारे टॉपिक्स कंटिन्यू करते हैं कि ये मियोसिस का प्रोसेस कैसे हो रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस पढ़ते हैं, स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, बहुत सारा कुछ पढ़ते हैं उसमें। ठीक है, आप फटाफट से इसके अच्छे से नोट्स बना लीजिए, कोई डाउट्स हो तो मुझे बता दीजिए। फिर इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम कंटिन्यू करेंगे ओवरीज में। ठीक है, नेक्स्ट ग्लैंड लेंगे ओवरीज, जो कि गोनेट्स का ही पार्ट है। अभी हमने टॉपिक खत्म नहीं किया है, गोनेट्स में टेस्टिस करना था, ओवरीज करना था। टेस्टिस कंप्लीट होता है फिर ओवरीज करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। थैंक यू।